हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 14 चैप्टर जिसका नाम है विभाजन को समझना। उसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो यानी कि दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि मुस्लिम लीग को जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी का सपोर्ट मिल चुका था, यानी कि अब मुस्लिम लीग जो था वो अब दावा कर सकता था कि मुस्लिम जो समाज है वो किसके साथ है, मुस्लिम लीग के साथ है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा तो हमने आपको बताया था दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरू में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को जो है बिल्कुल भी मुस्लिम समाज का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि मुस्लिम जो है वो कई सीटों को प्राप्त करता है, कई सीटों में वह विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त करने के बाद उसको जो है मुस्लिम समाज का एक प्रकार का बहुत ज्यादा सहमति मिलता है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर के पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों चैप्टर 14 यानी कि विभाजन को समझना, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि कैसे भारत के आजाद होने के बाद दो बंटवारा होता है, एक बंटवारा होता है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो दोस्तों बंटवारे के समय क्या क्या होती है, यानी कि हम लोग सिंपली इसमें देखते हैं विभाजन को समझना, यानी कि बंटवारे को हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे बंटवारा हुआ, क्योंकि 1940 से पहले बिल्कुल भी किसी भी के भी दिमाग में पाकिस्तान का नाम भी नहीं था। ठीक है, एक बच्चा था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके दिमाग में ये पाकिस्तान नाम आया था, लेकिन वो बताया भी था, लेकिन उसको कोई भी महत्व नहीं दिया। उसको कहा कि ये विद्यार्थी है, बस इसका एक सपना आया होगा ऐसे ही करके बस उसको नकार दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 14 यानी कि हम लोग देखे थे कि 1940 से लेकर के 1947 यानी कि लगभग 7 साल में कैसे विभाजन अचानक हो जाती है, बस उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो प्लीज आप लोग पार्ट 1 को जाके जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग है और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे प्लीज को नोट कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको पिछला बता देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 1946 का प्रांतीय चुनाव, यानी कि जो एक चुनाव हुआ था जिसमें 442 सीटें किसको मिला था, मुस्लिम लीग को। अब मुस्लिम लीग एकमात्र प्रवक्ता हो गया था, किसका, मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता, इसलिए अब ये दावा कर सकता था इस चीज का, यानी कि हम ही इसका जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि एकमात्र प्रवक्ता हैं। ठीक, अब आगे देखिए, हम लोग ने देखा था कि 1946 के प्रांतीय चुनाव में आबादी के केवल 10 से 12% तबका ही जो है वो चुनाव दिया था, यानी कि एक प्रकार का वोट दिया था, मत दिया था। ठीक है, केंद्रीय असेंबली के चुनाव में केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। अब हम लोग आज की इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे कैसे विभाजन होता है, उसका दृश्य क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। उसके बाद जो है ये चैप्टर आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो आप लोग आराम से प्लीज वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। चलिए, विभाजन का एक संभावित विकल्प, विभाजन का एक संभावित विकल्प। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने मार्च 1946 में लीग की मांग का अध्ययन करने के लिए तथा भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा बनाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। ठीक है, कौन, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल, क्योंकि हम लोगों को जो आजादी है वो 1947 में मिला था, तो 1947 से पहले कौन था, ब्रिटिश का ही राज था। ठीक है, तो उन्होंने जो है टोटल 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है कहां पर भेजा, दिल्ली भेजा। अब इस कैबिनेट मिशन में 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत का विभाजन नहीं होने वाला था, लेकिन भारत की केंद्रीय सरकार कमजोर होती थी, जिसके पास सिर्फ विदेश, संचार तथा रक्षा का जिम्मा होता। कैबिनेट मिशन, इस 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के अनुसार संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 भागों में समृद्ध किया गया, जो कि निम्नलिखित है। अब ये देखते हैं 3 समृद्ध जो किया गया था, यानी कि 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो था वो क्या क्या था, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 3 भागों में जो इसको बांटा गया था उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आपका समूह को, इस समूह में हिंदू बहुल प्रांतों को रखा जाना था, किसमें, समूह क में। ठीक है, अब एक था आपका समूह क, जिसमें क्या था कि पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा जाना था, यानी कि पश्चिमोत्तर में जो मुस्लिम ज्यादा आबादी का था, बहुल आबादी जो था, उसी को किसमें रखना था, समूह ख में। वहीं भी बात करेंगे समूह ग में, तो इस समूह में पूर्वोत्तर यानी कि असम सहित के मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा गया। ठीक है, तो जो असम यानी कि पूर्वोत्तर साइड का जो मुस्लिम था उसको रखा गया समूह ग में। और वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग कि पश्चिमोत्तर जो मुस्लिम आबादी था, पश्चिमोत्तर के जो मुस्लिम था उसको रखा गया समूह ख में। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रांतों को, इन तीनों समूह को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था, लेकिन यह परियोजना विफल रहा। तो क्योंकि आपको पता है कि जब आजादी, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जब आजादी मिला था तो आजादी के 2 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त को आजादी मिला था। 15 अगस्त के यानी कि 17 अगस्त तक ये फिक्स नहीं हुआ था कि जो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर होगा, वो सीमा होगा, वो कौन सा होगा। बस उसी चीज को, यानी कि जो बंटवारे होगा वो किस प्रकार होगा, मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम कहीं कहीं पे ज्यादा था, कहीं पे कम था, पूरे देश में लगभग बिखरा हुआ था। तो अब इस चीज का बंटवारा कैसे होगा,
उसी चीज को दोस्तों यहाँ पर दिक्कत होता था, तो इसको समूह ख ग और क में बांटा, ठीक है, 3 समूह में बांटा, लेकिन ये भी जो है कहीं ना कहीं विफल हो गया, क्योंकि जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी था वहां तक ठीक था, जहां पर हिंदू बहुल आबादी था ठीक था, लेकिन कहीं कहीं पे मुस्लिम और हिंदू दोनों था, वहां पर ये चीजें जो है दिक्कत हो जाती थी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के विफलता के कारण, यानी कि ये 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो था, जो कैबिनेट मिशन की जो प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने देखा, ये जो विफल हो गया, इसके क्या कारण थे, आखिर क्या रीजन थे इसका, देखते हैं। सभी पक्षों का इस योजना के बारे में, सभी पक्षों का इस प्लान के बारे में, इस योजना के बारे में अलग अलग सुझाव था। लीग की मांग थी कि समूह ख तथा गौ के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। तो समूह ख में, क्योंकि समूह ख में कौन था, मुस्लिम बहुल प्रांत था, मुस्लिम बहुल प्रांत था, और गौ में भी मुस्लिम बहुल प्रांत था। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पश्चिमोत्तर साइड के मुस्लिम को समूह ख में रखा गया, और वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग पूर्वोत्तर के बारे में, तो यहाँ के जो मुस्लिम है उसको समूह गौ में रखा गया। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम लीग था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ मुसलमान के बारे में बात करता था, ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो है वो समूह ख और गौ को ये कहा, यानी कि इसको लेकर के ये कहा कि भविष्य में इन दोनों को, यानी कि समूह और गौ के लोगों को, समूह ख और गौ के लोगों को एक अधिकार होना चाहिए ताकि वो अपने से अलग हो सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। कांग्रेस की मांग थी कि सभी प्रांतों को अपनी इच्छा के अनुसार तीनों समूहों में से कोई भी समूह चुनने का अधिकार हो। ये किसको था, ये कांग्रेस का कहना था कि जो जिस समूह में जाना चाहे वो इसमें आराम से जा सके, इसको उसका खुद का उसको अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस वो दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को नहीं माना, वो दोनों कैबिनेट प्रस्ताव को नहीं माना, ठीक है। कौन, एक मुस्लिम लीग, एक आपका कांग्रेस, और जब इसको नहीं माना तो ये जो है विफल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, केवल महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी, जिन्हें क्या कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी कहा जाता है, इसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो केवल महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार गांधी जो था, ये दोनों, मतलब कि ये दोनों जो था अंत तक देश की विभाजन का विरोध करता था, ठीक है। तो एक आपका खान अब्दुल गफ्फार खान था और एक केवल महात्मा गांधी जी था, वो अंत तक, यानी कि जब बंटवारा हो चुका था, सब कुछ हो गया था, तब भी ये लोग जो है इस चीज का विरोध कर रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं विभाजन का नजारा, यानी कि दृश्य। आखिर विभाजन का नजारा क्या था, इस चीज को आप समझते हैं। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मन ही मन कर डाली। मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान की मांग जो है फुल्ली तौर पर कोई नहीं कहा था, बस वो मन ही मन में सोचा कि अब पाकिस्तान होना चाहिए, इसका मांग अब करना चाहिए, तो मन ही मन में वो पाकिस्तान की मांग कर डाली। तथा पार्टी ने 16 अगस्त 1940 को जस्ट 1 साल पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी कि आजादी होने के जस्ट 1 साल पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मतलब हुआ डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया, तथा उसी दिन कलकत्ता में दंगा फैल गया। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुका था। तो चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे बंटवारा हो रहा था। तो विभाजन का यहाँ पर हम लोग दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना का जब यह समर्थन वापस ले लिया, जब यह विफल हो गया, उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान का मांग मन ही मन में कर डाला और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो मनाने का ऐलान कर दिया, ठीक है। और उसी दिन से कलकत्ता में दंगा फैल गया, क्योंकि कलकत्ता में उस समय जो है मुस्लिम बहुल आबादी था। और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा जो है वो फैल चुकी थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस मंजूरी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल तथा सिख हिंदू बहुल 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया। तो कांग्रेस जो है वो मार्च 1947 में जब ये दंगा हो गया, उसके बाद हाईकमान ने, यानी कि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल तथा सिख हिंदू बहुल 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया, यानी कि मुस्लिम और सिख हिंदू जो है एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ, तो 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव दिया। कौन? कांग्रेस हाईकमान ने, ठीक है। और मार्च 1947 से लगभग साल भर तक रक्तचाप चलता रहा, क्योंकि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। तो मार्च 1947 से लगभग, रक्तचाप का मतलब आप लोग यहाँ पर ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं है। तो मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल तथा सिख हिंदू को, यानी कि सिख हिंदू बहुल, ये दोनों भागों में जो है बांट दिया, ठीक है, किसको? पंजाब को। और 1947 से लगभग सभी लोगों में जो है रक्तचाप चलता रहा, एक प्रकार का दबाव जो है वो चलता रहा, क्योंकि शासन की जो संस्थाएं हैं वो बिखर चुकी थी, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं
बहावलपुर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। तो बहावलपुर वर्तमान पाकिस्तान में तैनात पेंडेरल मून नाम के एक अफसर ने लिखा था। क्या नाम है, नाम थोड़ा देख लीजिए आप लोग, पेंडेरल मून। क्या नाम है, पेंडेरल मून। ये एक अफसर था जिसने लिखा कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। समझ गए, यानी कि मार्च 1947 में इस प्रकार का दंगा हो रहा था कि पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस जो है एक भी गोली नहीं चला पाई। किसने लिखा, ये लिखा था पेंडेरल मून, जो कि बहावलपुर यानी कि पाकिस्तान का एक प्रकार का अफसर था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं लोगों द्वारा मदद की गुहार। जब दहशत ज्यादा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई, जब दहशत जो भरा तो उस समय जब ज्यादा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल एवं या मोहम्मद अली जिन्ना के शरण में जाने को कहा, ठीक है। तो जब इन लोगों ने, यानी कि जब वहां पर चल रहा था, दहशत चल रहा था, जब मारपीट चल रहा था, ठीक है, जब वहां पर हिंसा चल रहा था तो उस समय लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज जो अफसर थे वो कहा कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना के शरण में जाने को कहा। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। बहुत सारे स्थानों पर पुलिस वालों ने भी अपने धर्म के लोगों को ही, यानी कि जो पुलिस वाले थे वो जिस धर्म से थे उन्हीं लोगों की मदद की और दूसरे समुदाय थे उस पर हमला किया, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जो है उस समय सत्ता छोड़ के जा रहे थे, अब सत्ता पर कोई नहीं था तो लोग जो है एक प्रकार का इस चीज से भी डरा हुआ था कि आखिर सत्ता को कौन संभालेगा, आखिर क्या होगा, ठीक है। अब महात्मा गांधी एक अकेली फौज बिखरे वतन को संवारने की कोशिश में, यानी कि महात्मा गांधी एक अकेला फौज था महात्मा गांधी जी का, जो पूरे बिखरे वतन को, जो पूरे हिंसात्मक, यानी कि एक प्रकार का उस समय जो हिंसा चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, जो मारकाट चल रहा था, उसको संवारने की कोशिश में, उसको सही करने की कोशिश में, स्थिति को सुधारने की कोशिश में महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति थे। अब मतलब एक व्यक्ति मतलब ये महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि एक फौज थी, एक अकेली फौज थी। अब आगे देखिए, महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता, यानी कि सभी बड़े नेता, टॉप लीडर, बड़े नेता जो है आजादी के बारे में जारी वार्ता में व्यस्त थे, यानी कि बिजी थे। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया तथा अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए। गांधी जी पूर्व बंगाल के नोआखली, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश में पड़ता है, तो गांधी जी जो है वो पूर्व बंगाल के नोआखली, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश से बाहर, यानी कि से बिहार के गांव में, और उसके बाद कोलकाता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़ी पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारे, दंगा को खत्म कर दे। ये गांधी जी का ये था, यानी कि एक प्रकार का वो सोचता था हिंसा को खत्म करने के बारे में, ठीक है। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। पूर्वी बंगाल के जो मुसलमान है वो कहां पर, हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वह हिंदुओं की रक्षा करे। दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा तथा विश्वास बनाने की कोशिश की। किसने, गांधी जी ने। अब देखते हैं शाहिद अहमद देहलवी के बारे में। देखिए, जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली के एक मुसलमान थे, जिन्होंने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया। किसने, शाहिद अहमद देहलवी ने, ठीक है। गांधी जी के आगमन को जो है वो बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात, यानी कि बहुत लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों का, बरसात के मौसम का आने का एक प्रकार का वो महसूस किया। किसके वजह से, गांधी जी को। उसको ऐसा लगा क्योंकि वो जो है छुप करके थे। कहां पर छुप करके थे, वो भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शहीद जो है भागकर पुराने किले के भीड़ में छिप गए थे। 9 सितंबर 1947 में जब दिल्ली में गांधी जी आए, उस समय इसको लगा, इस चीज का फीलिंग हुआ, इस महसूस हुआ कि बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात का फुहारा आया है, बरसात का मौसम आया है। आगे देखिए, सिखों की सभा में गांधी जी। देखिए, 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के अवसर पर गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। ये किसने कहा था, यानी कि 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के अवसर पर गांधी जी जो है, उस समय गुरु नानक जयंती था, उसी समय गांधी जी द्वारा जो है ये कहा गया था। शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कहा था कि हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी का अनशन,
गांधी जी अपनी हत्या तक यानी कि गांधी जी अपनी मृत्यु तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान से आए हिंदू तथा सिख शरणार्थी भी गांधी जी के साथ अनशन में बैठ गए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर अनशन का मतलब समझते हैं? अनशन मतलब होता क्या है? अनशन का मतलब हुआ दोस्तों आहार त्याग, मतलब खाना को छोड़ करके उपवास पर बैठना। ठीक है, ये हुआ अनशन का मतलब। तो गांधी जी जो है वो अपने हत्या के दिनों के पहले यानी कि हत्या तक दिल्ली में ही रहा और आखिरी दिनों में वो मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू किया, यानी कि एक प्रकार का उपवास में बैठ गया। ठीक है, और पाकिस्तान से जो आए हिंदू तथा सिख शरणार्थी भी जो है वो भी गांधी जी के साथ अनशन में बैठ गया। मौलाना आजाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा, मगर आखिरकार हिंसा का यह घिनौना तथा नंगा नाच गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। ठीक है, तो ये मौलाना आजाद ने लिखा है कि अनशन यानी कि ये जो उपवास पर लोग बैठे थे, गांधी जी बैठे थे, उसके साथ जितने भी लोग बैठे थे, तो ये जो आसमान की बिजली की तरह इसका असर तो रहा, लेकिन गांधी जी की शहादत के बाद, गांधी जी की मृत्यु के बाद ये जो है हिंसा वो पूर्ण रूप से खत्म हुआ। अब देखते हैं बंटवारे में औरतें। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है बहुत मजे के साथ। अब आगे आप देखिए यहाँ पर बंटवारे में औरतों के साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। एक अंदाजे के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर खत्म हुई। समझ गए? तो लगभग 22,000 मुस्लिम औरतों को कहां से? भारत से, और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया था। और यह मुहिम जो है 1954 में जाकर के खत्म हुआ था, यानी कि लगभग 4 से 7 साल में। समझ गए? तो ये था बंटवारे में औरतों का हाल। अब देखते हैं औरतों के मरने की मजबूरी। वैसे तो हम आज भी देखते होंगे कि जब इज्जत पर बात आ जाती है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि औरतों पर हत्या कर देते हैं, महिला पर हत्या कर देते हैं, एक प्रकार उसको मार देते हैं। बस वही चीज है, उस समय भी ये चीज थी। तो देखिए, औरतों के मरने की मजबूरी। कई बार जब पुरुष को डर लगता था कि उनकी औरतों, बीवी, बेटी, बहन को दुश्मन अपवित्र कर देगा, अपवित्र कर सकता है, तो वो औरतों को जान से मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपने पुस्तक द अदर साइड ऑफ लाइसेंस, ये पुस्तक का नाम है, किसका नाम है? उर्वशी बुटालिया। वो अपने पुस्तक में लिखा था जिसका नाम था द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के अथवा खुलासा गांव में विभाजन के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने जाने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसी के बारे में जो उर्वशी बुटालिया थी वो अपने पुस्तक में लिखा था। उसके पुस्तक का नाम क्या था? द अदर साइड ऑफ साइलेंस। उसका किताब का नाम था, ध्यान रखिएगा, किसका पुस्तक था ये? उर्वशी बुटालिया का। क्या नाम था? द अदर साइड ऑफ साइलेंस। इसी पुस्तक में जो है 90 औरतों के बारे में लिखा गया है। वो अपने दुश्मनों के डर से उसके हाथों में पड़ने से अच्छा है खुद कर यानी कि कूद कर जो है अपने जान दे दी थी। कहां पर? कुएं में। अब इस खालसा गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, यानी कि प्रोग्राम बनाते हैं इस घटना पर। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वे इन औरतों को शहादत का दर्जा देते हैं। कई बार औरतों को पुरुषों ने अपनी जान देने के लिए उकसाया भी था। हर साल 13 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मानवता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए, उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए, मानवता। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तापेदिक के विशेषज्ञ थे। वे विभाजन के समय धर्मपुर में तैनात थी, जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति देख करके उन्हें कोमल, स्पर्श, सुरक्षा, आश्रय तथा भोजन प्रदान की। कौन? यह खुशदेव सिंह। ठीक है, वो क्या थे? एक सिख डॉक्टर था जो कि बिना देखे हुए एक प्रकार का दिन रात लग करके डॉक्टर साहब जो है वो असंख्य प्रवासी मुसलमान, सिख, हिंदू सभी को बिना भेदभाव किए एक प्रकार का उसको जो है इलाज करता था, भोजन प्रदान करता था। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में अनेक संस्मरणों, लव इज स्ट्रॉन्गर देन द हेट अ रिमेम्बरेंस। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट रिमेम्बरेंस ऑफ 1947, यानी कि मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है। 1947 की यादें से पता चलता है। विभाजन के समय कई आम लोग बिना धार्मिक भेदभाव किए मजबूर लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो यहीं पे जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। देन
प्लीज जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले एक बार जम करके शेयर कीजिएगा और एक बार वीडियो खत्म होने के बाद, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें, आपके भी जितने साथी हैं उसको भी इस चीज का फायदा हो, उसको भी नॉलेज मिले, उसको भी मजा आए। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसलिए प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर होगा, उसके बाद फिर जो है चैप्टर 15 यानी कि हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर वो खत्म करके आपका सिलेबस वो पूर्ण रूप से हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। Thank you for watching the video. Please do like, subscribe and share the video to everyone, to your friend.